फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर 2 जो है उसको पढ़ेंगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इससे पूर्व हम लोगों ने जो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती किस तरीके की थी और किस तरीके से भारत में जो प्रथम चुनाव हुए वो उससे पूर्व भारत में किस तरीके की परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों में ये प्रथम आम चुनाव हुए और इन चुनावों पर जो है किस तरीके से विश्व के द्वारा विभिन्न टिप्पणियां की गई, आलोचनाएं की गई। इन सब के बावजूद हम लोगों ने ये देखा कि भारत ने जो प्रथम चुनाव रहा, प्रथम आम चुनाव, उसको बहुत सफलतापूर्वक उन चुनाव को कराया। लगभग 6 माह का समय इसमें लगा और ये चुनाव बहुत सफलता के साथ पूरे देश में ये चुनाव हुए और बहुत ही, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और जो है अहिंसक रूप से ये चुनाव हुए। और चुनाव के पश्चात पूरे विश्व ने इस बात की प्रशंसा की, भारत की इस बात की प्रशंसा की कि भारत ने एक गरीब और बड़े राष्ट्र होने के बावजूद इन चुनाव को बखूबी जो है सफलतापूर्वक इन चुनाव को संपन्न किया। अब आज के इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम चुनाव के परिणाम क्या रहे और किस तरीके के परिणाम उसके रहे और इसके पश्चात एक लंबे समय तक भारत में किस तरीके का जो है राजनीतिक दौर रहा, किस पार्टी का प्रभुत्व रहा, दबदबा रहा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पहले 3 चुनावों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक जो है यदि हम प्रथम 3 चुनाव की बात करें तो प्रथम 3 चुनाव में निरंतर जो है जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस पार्टी का प्रभुत्व भारत में बना रहा। भारत में जब प्रथम चुनाव हुए 1952 में, उस चुनाव में भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों की तुलना में अकेली इतनी सीटें लाने में कामयाब रही कि वह बहुमत से बहुत आगे निकल गई। जबकि जो अन्य पार्टियां थी जिसमें दूसरे स्थान पर रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल 16 सीटें प्राप्त कर सकी। वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके द्वारा 37 सीटों पर जीत दर्ज की गई। इसके अलावा जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी जो थी, उस पार्टी के द्वारा 12 सीटों पर जो है विजय प्राप्त की गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रथम चुनाव रहा, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभुत्व बनाया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे देश से इस दल को, कांग्रेस पार्टी को वोट पड़े और इस दल के उम्मीदवार बड़ी जीत के साथ विजय होकर सत्ता में आए। कांग्रेस ने लोकसभा के साथ साथ जो प्रथम आम चुनाव हुए, उसने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की। यदि हम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, जिसमें ट्रावणकोर, कोचीन का जो एरिया था, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर अन्य राज्यों पर कांग्रेस को विधानसभाओं में भी जो है बहुमत प्राप्त हुआ। और अंत में इन 3 राज्यों में जहां पर जो है इस दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, इन राज्यों में भी अंत में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो अन्य दलों या अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके समर्थन पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी अपनी सरकार बनाई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वह पूरे भारत में
केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सफल रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रथम चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश से व्यापक समर्थन मिला और कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़े वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में आई। यदि हम इस मानचित्र के माध्यम से यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो जो ये आप देख रहे हैं कि येलो कलर से आपको दिखाया गया है, ये पूरा जो क्षेत्र है यह 1952 से लेकर 1967 तक जो है इस पूरे हिस्से पर जो है कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो कायम रही। और जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि रेड कलर से केरल को दर्शाया गया है और ऊपर जो जो उत्तर का जो हिस्सा है जम्मू और कश्मीर, इन राज्यों में केरल में 1957 में जो है एक लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहाँ पर आई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दलों के समर्थन पर यहाँ पर डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ का क्षेत्रीय दल था, यह दल यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पूरे भारत में 1952 पहले चुनाव से लेकर 1967 तक यदि हम बात करें तो इन राज्यों पर कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये मानचित्र आपको बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो हम यदि जो है 2 दशकों की बात करें, प्रारंभिक 2 दशकों की बात, इन खास तौर पर पहले दशक में कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार पूरे भारत में रहा। जहां प्रथम चुनाव में आप देख रहे हैं कि जो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 लोकसभा सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की। 1957 में जो दूसरा आम चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 494 सीटों में से 371 सीटें इस दल के द्वारा प्राप्त की गई। तीसरे आम चुनाव में भी 494 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जो है 361 सीट जीतकर पहले स्थान पर रही। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक 3 चुनाव रहे, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का पूरे देश पर प्रभुत्व बना रहा। देश में निरंतर जो है जनता का समर्थन इस दल को मिलते रहा। तो दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी बातें थी, क्यों जो है इस दल को भारत में निरंतर जो है प्रारंभिक दशक था उसमें निरंतर पूरी जनता का समर्थन इस दल को मिलते रहा। इसके पीछे क्या कारण थे, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसके कारण यह दल लगातार जो है सत्ता में बना रहा, जबकि जो विपक्षी दल थे, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या अन्य दल जो उस समय पे थे, जिसमें खासतौर पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, ये जो अन्य जो दल थे ये बहुत ही कम सीटों पर सिमट कर रह गए। तो इसके पीछे मुख्यतः क्या कारण थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके कारण कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निरंतर जो है समर्थन मिलते रहा। तो उन जो है मुख्य कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण थे उसमें जो पहला कारण हम मान सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत इस दल को प्राप्त थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका गठन आपको पता है कि 1885 में जो है इस दल को जो है स्थापित किया गया था और यह दल जो है भारत का जो है सबसे पुराना जो है राजनीतिक दल था। उस समय जो इसका मुख्य उद्देश्य नवशिक्षित, कामकाजी और जो व्यापारिक वर्ग था उसके हितों को आप कह सकते हैं कि सुरक्षित रखने के लिए यह दल अस्तित्व में आया था। लेकिन धीरे धीरे इस दल के द्वारा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है राष्ट्रीय स्वरूप हासिल किया गया। धीरे धीरे यह एक राष्ट्रीय दल के रूप में जो है स्थापित हुआ। यह जन आंदोलन में इस दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई। तो इस तरीके से जब भारत आजाद हुआ और प्रथम जो चुनाव हुए उसमें
लंबे समय तक जो लोग थे, इस दल को हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में इस दल की जो भूमिका रही, उस भूमिका के कारण जन जन तक हम कह सकते हैं कि इस दल के प्रति लोगों का विश्वास बना रहा। और लोगों को ये लगता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी भूमिका बखूबी निभाई गई, आने वाले भविष्य में भी भारत को यदि भारत का विकास करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो यह दल ही वह दल है जो भारत को आगे लेके जा सकता है। तो कहीं न कहीं यह विश्वास लोगों के मन में था। दूसरी चीज, करिश्माई और लोकप्रिय नेता। इस दल के अंदर जो है ऐसे नेता उस समय पे थे जो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन नेताओं का जो व्यक्तित्व था, बहुत विराट व्यक्तित्व था। चाहे इसके अंतर्गत पंडित नेहरू हो, या सरदार पटेल हो, या राजेंद्र प्रसाद और गोविंद वल्लभ पंत जैसे जो नेता थे, ये इनका व्यक्तित्व कहीं न कहीं बहुत ऊंचा व्यक्तित्व था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही थी। इन लोगों, या जो ये नेता थे, लोगों का इन नेताओं पर एक अटूट विश्वास था। लोगों को लगता था, या देश की जनता को यह लगता था कि इनमें वह शक्ति है जो जो नव स्वतंत्र देश को, जो एक गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा जो देश है, उससे यही नेता इसको मुक्ति दिला सकते हैं। इनकी जो एक ईमानदार छवि थी, जो एक आप कह सकते हैं कि जनता के प्रति इनका प्रेम था, वो कहीं न कहीं इस दल से जुड़े होने के कारण इस दल को समर्थन देने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगली चीज थी कि मजबूत संगठन। जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था, एक मजबूत संगठन इस पार्टी के अंदर था। इस पार्टी की जड़ हम कह सकते हैं कि पूरे देश में फैली हुई थी। देश की जो भारत देश था, उसके प्रत्येक राज्य तक कांग्रेस पार्टी का संगठन फैला हुआ था। और इस संगठन के बल पर कांग्रेस निरंतर जो चुनाव हुए प्रथम और द्वितीय दशक में, उन चुनावों में सफलता प्राप्त करते रही। क्योंकि जो अन्य दल थे वो नए नए दल थे और उनका संगठन इतना मजबूत नहीं था। कांग्रेस जो उन दलों की जो नीतियों को क्रियान्वित करने से पूर्व कांग्रेस अपनी नीतियों को पूरे भारत तक पहुंचा चुकी होती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से जो अन्य विपक्षी दल थे, वो कांग्रेस की अपेक्षा बहुत कमजोर थे, जिसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी को निरंतर जो है सफलता मिलते रही। अगली चीज की कमजोर विपक्षी दल। जो विपक्ष था वह बहुत कमजोर स्थिति में था। उसके आज जैसे कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि न तो इतना संगठन उसके पास में था जिसका फैलाव पूरे देश में हो, और उसके अंदर जो है कुछ ही गिने चुने नेता थे जिनको आम जनमानस जानता था। अन्य जो नेता थे, उन वो जो है जनता से इतना जो है जुड़ाव उन नेताओं का नहीं था, जिसके कारण जो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी दलों की नीतियों में बड़ी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अस्पष्टता भी झलकती थी। उनका एक हम कह सकते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य नजर नहीं आता था, जो कहीं न कहीं जो विपक्षी दलों को जो है जो आम चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन दलों के द्वारा अपेक्षा की गई थी। इसके अलावा सभी तबकों के नेताओं का जुड़ाव। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसमें प्रत्येक तबके से लोग जुड़े हुए थे। उसमें अमीर, गरीब, हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी, अशिक्षित, शिक्षित, सभी प्रकार के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रत्येक जाति से, प्रत्येक धर्म से लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसका प्रभाव यह रहा कि कांग्रेस पार्टी को देश के प्रत्येक तबके से, प्रत्येक धर्म से, प्रत्येक जाति से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिलते रहा, मत मिलते रहा, और जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी निरंतर लंबे समय तक देश की सत्ता में बने रही। तो कुछ ये ऐसे कारण थे जिन कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर जो है सत्ता में बने रही। अगली चीज हम
जो चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत कि कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या रही, कौन से ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी को निरंतर, क्या उसकी खूबियां थी जिसके कारण उसको निरंतर जो है देश में समर्थन मिलते रहा। तो कांग्रेस प्रारंभिक यदि दशक की बात करें, भारतीय राजनीति के प्रारंभिक दशक में कांग्रेस पार्टी ने शासक दल की भूमिका के साथ साथ विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन किया, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो थी विभिन्न गुटों व विचारधाराओं के तालमेल से बनी हुई एक पार्टी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि विभिन्न विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, जो अलग अलग जो है विचारों में, अलग अलग नीतियों में विश्वास करते थे। तो जिसके कारण जो है एक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही रहकर विभिन्न जो है गुट बने हुए थे, जो एक और जो है शासन चला रहे थे, शासक दल की भूमिका में थे। वहीं कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही एक बड़ा तबका ऐसा था जो समय समय पर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते रहता था या सरकार को सजग करते रहता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है शासक दल की भूमिका के साथ साथ विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन कर रही थी। तो इसी को जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न गुटों व विचारधाराओं में तालमेल बनाते हुए मध्य मार्ग का अनुसरण किया। वो किसी एक विचारधारा या एक नीति पर जो है हम कह सकते हैं कि बहुत कठोरता के साथ नहीं बढ़ी, बल्कि उसने सभी विचारधाराओं और जो है गुटों से तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ने का काम किया। कांग्रेस की प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की रही। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य जो नीतियां रही वो सबको साथ लेकर मेलजोल के साथ आगे बढ़ने की रही। कांग्रेस पार्टी की कुछ ऐसी हम कह सकती हैं कि प्रकृति रही जो उसको अन्य पार्टियों की अपेक्षा एक विशेष हम कह सकते हैं कि पहचान दिलाती रही, या एक विशेष जो है उसमें बात देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी जहां एक सामाजिक गठबंधन के रूप में यदि हम बात करें, तो जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि 1985 में जो कांग्रेस बनी AOU के नेतृत्व में, उसका मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं जो नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्ग था उसके हितों की रक्षा करना था। लेकिन धीरे धीरे भारत में जब जन आंदोलन की शुरुआत हुई, तो कांग्रेस पार्टी इस जन आंदोलन की अगवा बनी, जिसके कारण पूरे हम कहें कि जो पूरे देश के जो समाज था उसका प्रत्येक सामाजिक तबका, चाहे यदि हम जाति की बात करें तो अगड़ी जाति हो या मध्य वर्ग हो या पिछड़ी जातियां हो, वो इससे जुड़ती रही। प्रारंभ में भले ही ये जो है इस पर जो अगड़ी जातियों या जो एक अमीर तबका था देश का, शहरी और अमीर तबका, उसका बोलबाला रहा हो, लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, धीरे धीरे इस दल का जो है प्रसार समाज के विभिन्न तबकों में होते चले गया। धीरे धीरे इस पार्टी से किसान जुड़ते चले गए, उद्योगपति इस पार्टी में जुड़ते चले गए। इसमें शहर के लोग भी थे तो गांव के निवासी भी इस पार्टी से जुड़े हुए थे। मजदूर वर्ग था तो मालिक भी था, मध्य निम्न उच्च और जो पिछड़ी जातियां थी वो सबको इस दल में जगह मिलती चले गई। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन के रूप में स्थापित होने लगी, क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग हो या प्रत्येक जाति हो या धर्म हो या विभिन्न जो क्षेत्रों के लोग हो, इस पार्टी से जुड़ते चले गए। तो एक तरीके का ये सामाजिक गठबंधन कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन के रूप में थी, जिसमें प्रत्येक समाज का प्रत्येक तबका इस दल से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह किसी एक गुट या एक धर्म एक जाति की पार्टी न होकर पूरे जो है एक तरीके का सामाजिक गठबंधन यह था। दूसरी ओर कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप, कांग्रेस के अंदर किसी एक विचारधारा
के पोषक लोग नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, जहां पर हम कह सकते हैं कि सभी विचारधाराओं का सम्मान किया जाता था। कांग्रेस के भीतर रहकर ही क्रांतिकारी भी काम करते थे, शांतिवादी भी यहाँ पर थे, कंजर्वेटिव या हम कहें कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो भी इसके अंतर्गत थे, रेडिकल भी इसके अंतर्गत थे, धर्मपंथी विचारधारा के लोग भी थे तो धर्मपंथी विचारधारा के लोग भी थे, दक्षिणपंथी भी थे तो वामपंथी भी थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधाराओं का गठबंधन था, क्योंकि इस दल के अंदर जो है प्रत्येक विचारधारा का समावेश था। विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ पर अपने विचार रखते थे और इस पार्टी के साथ में काम कर रहे थे। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विचारधाराओं का टकराव भी होता था और जो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं वह इस टकराव के बावजूद इस दल में रहकर कार्य भी कर रहे थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक विचारधाराओं का गठबंधन भी देखने को हमें कांग्रेस दल में मिलता था। इसके अलावा विभिन्न गुटों से तालमेल की बात थी कि कांग्रेस पार्टी गठबंधनी स्वभाव उसका असाधारण ताकत के रूप में था। कांग्रेस पार्टी की एक असाधारण ताकत थी। इसके कारण जो है जो गठबंधन, जब विभिन्न विचारधारा के लोग जो है या विभिन्न गुटों के लोग यहाँ पर रहकर जो है काम करते थे, तो इसके कारण जो है जो पार्टी थी वो अतिवादी रुख अपनाने से बचती थी। जो निरंतर जो है सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होने का प्रयास इस पार्टी के द्वारा किया जाता था, जिसके कारण जो है विपक्षी जो विचारधारा है या जो विपक्ष की एक अलग जो सोच होती थी, उसका एक अलग कार्यक्रम होता था, तो उसको भी जो है पार्टी के द्वारा जगह देने का प्रयास किया जाता था। जो विभिन्न गुटों की अलग अलग जो है मांगे होती थी, अलग अलग जो है कार्यक्रम होते थे, तो उनको भी जो है तो उस पर भी जो है तालमेल बैठाने का काम इस पार्टी के द्वारा किया जाता। सहनशीलता की अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सहनशील स्वभाव इस पार्टी का रहा, जहां पर विभिन्न विचारों के लोगों को, विभिन्न हम कह सकते हैं कि विचारधाराओं के गुटों को फलने फूलने का मौका मिला, जिसके कारण पार्टी एक मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो प्रणाली थी, जो उसकी प्रकृति रही, वो कहीं न कहीं एक मध्य मार्ग का अनुसरण करने की इसकी प्रकृति रही, जहां इसके द्वारा विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न गुटों को अपने अंदर समावेशित करते हुए आगे बढ़ा गया। तो इस तरीके से आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रथम 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व और उसके पीछे क्या कारण रहे और कांग्रेस प्रणाली और उसकी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।